हेलो। तो आइए हम आज शोध के उद्देश्यों को समझते हैं कि शोध का उद्देश्य क्या हो। शोध किन उद्देश्यों को लेकर किया जाता है, इस बात को आज हमें जानना है और समझना भी है। शोध के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो हम प्रारंभ करने के पहले आपको इसके पहले की कक्षा में हम शोध की परिभाषा, विशेषताएं, शोध की प्रकृति, इसको नेचर ऑफ रिसर्च कहा जाता है, ये हम बता चुके हैं, कह चुके हैं। आज हमें जानना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, क्यों किया जाता है, इस विषय में हमें आज जानना है। संसार में जितने प्राणी हैं, जीव हैं अथवा जंतु हैं, कोई किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के जरूर आता है। और हर व्यक्ति का, हर जीव का, समुदाय का कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। धर्म है, जाति है, दर्शन है, राजनीतिक क्षेत्र है, समाज है, इन सबके कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य छिपे हो। ठीक इसी प्रकार से शोध का भी उद्देश्य है। शोध समस्याओं की विविधता अधिक है और इन समस्याओं के निदान के उद्देश्य होते हैं, जिनके चार भेद किए गए हैं। जैसे कि सैद्धांतिक उद्देश्य, तथ्यात्मक, सत्यात्मक और व्यवहारात्मक उद्देश्य, ये मूल उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त भी शोध के कई उद्देश्य हैं, जिनको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। किसी भी प्रकार का शोध, अनुसंधान किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य का अनुगामी होता है। अतः बात यह स्पष्ट है कि कोई भी अनुसंधान का लक्ष्य निश्चित होता है, निर्धारित होता है, वो लक्ष्य भी किसी शोध अनुसंधान की पृष्ठभूमि निर्मित की जाती है, उसी समय उसका उद्देश्य निश्चित करने का होता है। बिना उद्देश्य के कोई अनुसंधान नहीं। अब हम समझें कि शोध किसे कहते हैं। वो मैंने बताया था कि नवीन तथ्यों की खोज करना शोध है। और शोध का उद्देश्य ही भी यही है कि नवीन तथ्यों का उनकी खोज करना, अनुसंधान करना, साक्षात्कार करना, ये शोध का उद्देश्य। इसके अतिरिक्त शोध की नवीन तथ्यों की खोज के साथ साथ पुराने तथ्यों की जांच करना भी शोध का उद्देश्य है। पुराने तथ्य हैं, पुराने तथ्यों की जांच करना भी शोध का उद्देश्य है। और शोध का जो उद्देश्य है, तो पुराने तथ्यों का को नहीं छोड़ना। अगर हम पुराने तथ्यों को छोड़ेंगे, नवीन तथ्यों को स्वीकार नहीं करेंगे, तो कैसे शोध होगा, अर्थात नहीं होगा। तो जो शोध है, वो शोध को करना है। और अब पुराने तथ्यों को और नवीन तथ्यों का वर्गीकरण करना भी शोध का उद्देश्य है। जब तक ये वर्गीकरण नहीं होगा, शोध का उद्देश्य होगा। अब हम देख रहे हैं तथ्यों का वर्गीकरण, आधार अलग अलग, सामाजिक शोध के तथ्यों का, धार्मिक शोध, तात्विक
दार्शनिक, ऐतिहासिक, भाषात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक आदि जो शोध है, इन सबके तथ्यों का कहना चाहिए, इनका वर्गीकरण करना होगा। हो सकता है उनके तथ्यों का जो प्राचीन तथ्य है तो उस विषय में हम क्या करना होगा, शोध के तथ्यों का वर्गीकरण करना अनिवार्य। अब इसमें हम देख पाते हैं कि मूल्यांकन भी करना, ऐसा नहीं है कि उनका मूल्यांकन नहीं किया जाए। तो और भी रिसर्च स्कॉलर है कक्षा से जुड़ते जाए ताकि अ, हम आपको और सारी जानकारी दे सकें। शायद सबको ग्रुप पर जानकारी मिल गई होगी, कोई बार चेक और करें पर। ठीक है, इसी ग्रुप पर दे दी गई जानकारी, सभी लोग जुड़ते जाएं। अब हम जो कहना चाहिए शोध है तो उसमें देखते हैं नवीन तथ्यों का, पुराने तथ्यों का, दोनों का अवलोकन करना, तुलनात्मक अध्ययन, इस शोध का उद्देश्य है। ये मैं सामान्य उद्देश्य बता रहा हूँ, ये बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि समस्याओं का समाधान करना भी शोध कहलाता है। तो समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन कर उन समस्याओं का समाधान शोध का उद्देश्य होता है। नवीन ज्ञान का विकास करना शोध का उद्देश्य है। जो नवीन ज्ञान है उस नवीन ज्ञान का विकास करना शोध का प्रमुख उद्देश्य। ये मुख्यतया जैसे कि नवीन ज्ञान का विकास कैसे हो, नवीन ज्ञान का विकास करने के लिए हमें देखना होगा कि पुराना ज्ञान क्या था, पुराने तथ्य क्या थे, ये सारी चीजें हमें देखना होगी। तो नवीन ज्ञान का विकास तभी संभव है किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन। ऐसा नहीं हो कि आंखों से आप देखा जैसा पाया, जो आकलन आपने किया उसके अनुरूप वर्णन करना शोध का लक्ष्य होता है। इसके अतिरिक्त किसी सिद्धांत के अनुक्रमों का, सिद्धांत के अनुक्रम का ध्यान होता है। जो सिद्धांत है, सिद्धांत के अनुक्रम का ध्यान रखना, क्रम क्या है, बड़ा कौन है, छोटा कौन, पहले कौन सा सिद्धांत है, या फिर मान के चलो आप किसी आचार परंपरा के बारे में लिख रहे हैं, कवियों के क्रम के बारे में, नाटक के उद्भव विकास की बात कर रहे हैं, महाकाव्यों के उद्भव विकास की बात कर रहे हैं, श्रावक धर्म की बात अगर आप कर रहे हैं, श्रावक धर्म में भी हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा, व्रती है, देशव्रती है, तो इन सब का हमें अलग अलग एक उनका अनुक्रम का ध्यान बहुत आवश्यक है। पारस्परिक संबंध क्या है, जैसे श्रावक और श्रमण की बात करें, गुरु और शिष्य की बात करें, तो इनका पारस्परिक संबंध क्या है, और उन गुरुओं का भी जो संबंध है, अनुभव से जुड़ाव है, तो जो इंटर रिलेशन इंटर रिलेशन हम बोलते हैं, तो इंटर रिलेशन क्या है, तो उस बारे में भी हमें जानकारी होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं, शोध ऐसे नहीं होता ना, शोध के उद्देश्य की पूर्ति होती, आपको उस विषय से संबंधित साहित्य का अध्ययन करेंगे आप, आपको इन सब चीजों का ज्ञान होगा। बिना साहित्य को बुलाए, बिना उसको पढ़े हुए, रीड की बिना लिखे हुए
आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। उसके उद्देश्य को, उसके कर्म को और उसके धर्म को, उसके ज्ञान को आप समाज तक सही तरीके से उसको प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। क्यों? अगर हमने एक पक्ष देखा, मान के चलो ये बॉटल है, ठीक है ना? अब इस बॉटल में आपको सामने का पक्ष तो दिखाई दे रहा, क्या आपको पीछे का पक्ष दिखेगा क्या? बताइए। तापस कुमार, हाँ सर, बताइए सर। ये बॉटल जो है, इस बॉटल के सामने का पक्ष दिखाई दे रहा है, इसके पीछे का हिस्सा दिख रहा है क्या? नहीं, ओनली सामने दिखा रहा है। जब हम एक पक्ष को जानेंगे, एक पक्ष को, तो हम एक ही पक्ष की बात कहेंगे। अब इसके पीछे के हिस्से को हम जाने, ठीक है ना? तो जब हम पीछे के हिस्से को जानेंगे तो हम पीछे के हिस्से वाली बात कर पाएंगे। ये पुस्तक है, पुस्तक का सामने का फ्रंट पेज आप, ये ग्रंथ है, चतुर्थ सूत्र। तो इस ग्रंथ में आपको पीछे का हिस्सा नहीं मालूम, पीछे के फ्रंट, पीछे के पेज पर, बैक पेज पर क्या लिखा है, किसकी फोटो है, किसके चित्र है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पारस्परिक संबंध है, ये पारस्परिक संबंध अ, हमें शोध के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति करता है। एक उद्देश्य है कि आप केवल एक पक्षीय बात ना करें, तथा किसी घटना के साथ उसका सह संबंध क्या है, इस बात को भी वह प्रकट करता है कि सह संबंध क्या है। सह संबंध से तात्पर्य क्या है? कोरिलेशन, इंटर इंटर रिलेशन जो है, उसको हमें जानना कि एक दूसरे का जुड़ाव कैसे है। हम अ, कई तत्व होते हैं, तत्वों के बारे में जानते हैं, समझते हैं। जैसे कि देखिए, सोशल साइंस में साइकोलॉजी का वर्णन मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अब हमें जानना है कि सोशल साइंस और साइकोलॉजी में क्या इंटरेक्शन है। पॉलिटिकल साइंस और राजनीति, अ, जो राजनीति विज्ञान है और इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के बीच में क्या इंटर रिलेशन का अंतः संबंध क्या है, गुरु शिष्य का अंतः संबंध क्या है। तो ये अंतः संबंध को भी प्रकट करता है। और देखें, अनुसंधान हेतु नए वैज्ञानिक उपकरणों एवं सिद्धांतों का विकास सामान्यतः सामान्यतः अनुसंधान के उद्देश्यों को वह चार भागों में बांट देता है। अब चार भाग कैसे हैं? तो मैंने आपको बताया था कि सैद्धांतिक उद्देश्य, सैद्धांतिक उद्देश्य, सैद्धांतिक उद्देश्यों से मतलब है कि जो सैद्धांतिक उद्देश्य, सैद्धांतिक उद्देश्य के बारे में जान रहे, उसमें जैसे अनुसंधान में वैज्ञानिक शोध के द्वारा नए सिद्धांतों तथा नए नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। सैद्धांतिक उद्देश्य ये है कि नए सिद्धांतों, नए नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। इस प्रकार के शोध कार्य में अर्थापन और इसमें चरों के अंतः संबंधों के बारे में बताया जाता है, उनका प्रतिपादन किया जाता है नए सिद्धांत। और यह कार्य व्याख्यात्मक प्रकृति का होता है। कैसा होता है? व्याख्यात्मक और सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, इसमें जनरलाइजेशन किया जाता है। तो जनरलाइजेशन जो किया जाता है, वह जनरलाइजेशन जो है, वह जनरलाइजेशन नवीन ज्ञान की वृद्धि में निमित्त होता है, कारण होता है। और इससे नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है, जिनका प्रयोग, उपयोग शिक्षण तथा निर्देशन की प्रक्रिया प्रभाव से ही पाना जाता है। सैद्धांतिक उद्देश्य, जिससे वास्तविकता का ज्ञान होता है, जो तथ्य है, तथ्य की वास्तविकता क्या है, उस वास्तविकता तक पहुंचते हैं। तो वास्तविकता का ज्ञान सैद्धांतिक उद्देश्यों से प्राप्त होता है। सूक्ष्मावलोकन इसके अंतर्गत होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अवलोकन से किया जाता है, उसको व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित करना है। तो इसके द्वारा सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाता है शोध के माध्यम से। अब हम देखते हैं कि सत्यात्मक, तो सत्यात्मक शोध जो होता है, सत्यात्मक शोध को, तो
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रुथ ऑब्जेक्टिव, सत्यात्मक, या ऐसा कहें वेरिएबल ऑब्जेक्टिव। तो वस्तुतः ये दार्शनिक प्रतीक जिनमें दर्शन के आधार अंतिम परिणाम की प्राप्ति हो। तो अंतिम परिणाम की प्राप्ति इसके माध्यम से होती है। और जो कहना चाहिए सत्यात्मक चीजें होती हैं, दार्शनिक शोध कार्य के द्वारा नवीन सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है। दार्शनिक शोध होता है, उसके द्वारा नवीन तथ्यों का, नवीन सत्यों का प्रतिपादन होता है, तथा इनकी प्राप्ति अंतिम प्रश्नों के उत्तरों से की जाती है। जो अंतिम प्रश्न होते हैं उनके उत्तरों से प्राप्ति प्रश्नों के द्वारा की जाती है। दार्शनिक शोध कार्यों के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों, सिद्धांतों, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। शिक्षा की प्रक्रिया के अनुभव का चिंतन भी इसमें होता है, और ये चिंतन जो होता है बौद्धिक स्तर पर किया जाता है। और इसके द्वारा कहना चाहिए जिससे नवीन सत्यों तथा मूल्यों की का, का प्रतिपादन हो सकता है। अब देखिए इसमें एक बात आई, आपके शोध का उद्देश्य इसमें आएगा, शोध के सिद्धांत आपको जाना, और शोध करने की विधियों का आपको इसमें चिंतन होगा। और शोध करते समय जो आपके अनुभव आएंगे, उन अनुभवों को भी आप देखते हैं। कई बार आप देखते हैं कि राइटर खुद के अनुभवों को भी निहित कर देता है, लिख देता है। तो ये क्यों करता है? क्योंकि जो शोध है, सत्यात्मक शोध है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रुथ ऑब्जेक्टिव या वेरिएबल ऑब्जेक्टिव जो होता है, वह उद्देश्य, सिद्धांत, विधि और लेखन, पाठन, पाठ्यक्रम, उसकी प्रक्रिया, अनुभव और बौद्धिक चिंतन उसकी बौद्धिक आधार पर होता है, इससे नवीन सत्यों तथा मूल्यों का प्रतिपादन होता है। समझ में आ रहा है ना? ये कौन सा शोध चल रहा है अपना उद्देश्य बताइए आप लोग, बताएं कौन सा उद्देश्य चल रहा है ये? सर वेरिएबल ऑब्जेक्टिव्स में क्या? हाँ, वेरिएबल ऑब्जेक्टिव, बहुत बढ़िया। सर वेरिएबल शोध का इंग्लिश टर्म क्या है, एक बार बता दीजिए ना, शोध का इंग्लिश टर्म क्या है? शोध का इंग्लिश टर्म, इंग्लिश टर्म, अंग्रेजी टर्म। समझ व्यू, में, पेपर, रिसर्च। रिसर्च, रिसर्च, ठीक है। रिसर्च ओके का ओके ओके। क्या बोल रहे हैं भैया? हाँ सर, ठीक है ठीक है। शोध का जो इंग्लिश टर्म है ना, रिसर्च, रिसर्च मतलब पेपर हाँ, भी उसको रिसर्च तो ही है। रिसर्च ही ठीक बोलते है हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। रिसर्च की जाती है उसके माध्यम से, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। अब इसके बाद में जो उद्देश्य आता है ना, उस उद्देश्य के बारे में कहा गया है कि अगला उद्देश्य जो है वह तथ्यात्मक उद्देश्य। तथ्यात्मक उद्देश्य का मतलब होता है फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स। जो फैक्चुअल है, उसके जो फैक्ट होते हैं, उन फैक्ट के विषय में यहाँ बात की जा रही है कि उसका फैक्चुअल मुख्य फैक्चुअल उद्देश्य जो क्या होता है। तो शोध के अंतर्गत ऐसे ऐतिहासिक शोधकार होते हैं, तो जिनको जैसे कहते हैं, ये कहना चाहिए जो नए तथ्यों की खोज तो करता है, और इनके आधार पर कहना चाहिए वर्तमान समय को समझने में सहायता मिलती है। क्यों वर्तमान समय को समझने में सहायता क्यों मिलती है? क्योंकि इन उद्देश्यों की प्रकृति वर्णनात्मक होती है। जैसे वर्णन के आधार पर उसका बहुत व्याख्या की जाती है, और व्याख्यात्मक ये शोध होता है, क्योंकि तथ्यों की खोज करके उनका अथवा घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तो नवीन तथ्यों की खोज की प्रक्रिया के विकास तथा सुधार में वह सहायक होता है। निर्देशन प्रक्रिया का विकास और सुधार वह करता है। तो मुख्य रूप से
यहाँ हम देखें कि वह विकास और सुधार करने में मुख्य ये है कि जैसे कि इसका कारण यह है कि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तथ्यों की खोज का विश्लेषण किया जाता है और ऐतिहासिक अनुसंधान के प्रकार का सहारा लिया जाता है। फैक्चुअल में जो फैक्ट होते हैं उनकी ऐतिहासिक है, जो वर्णन के आधार पर, व्याख्या के आधार पर भेद होते हैं, ऐसे शोधों का इसमें तथ्यात्मक फैक्चुअल ऑब्जेक्ट में अ, काम में आता है। अगला जो होता है वह होता है व्यवहारिक शोध। तो व्यवहारिक शोध से तात्पर्य ये होता है जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव या एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। ये दोनों शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, व्यवहारिक उद्देश्य और जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। तो अनुसंधान निष्कर्षों का व्यवहारिक प्रयोग करता है, परंतु कुछ शोध कार्यों में केवल है विकासात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान से शोध की प्रक्रिया में सुधार तथा विकास किया जाता है, अर्थात इनका उद्देश्य व्यवहारिक होता है और स्थानीय समस्या के समाधान से भी इस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। निर्देशन में इसकी उपयोगिता अधिक निर्देशन में इसकी उपयोगिता बहुत अधिक होती है। जैसे कि व्यवहारिक शोध में हमें संस्कृति का वर्णन होता है। किसका वर्णन होगा? संस्कृति का। तो संस्कृति का वर्णन इसमें होता है और संस्कृति के वर्णन में मुख्य रूप से हम अगर देखें तो इसमें अ, हिंदू संस्कृति है, अर्थात वैदिक संस्कृति, जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, इनमें भी जो संबंध है, कहाँ से इनके तार जुड़ रहे हैं, कि उनका भी वर्णन जिसमें किया जाएगा व्यवहारिक गतिविधियों पर इसका, जिन पर शोध होता है, उनके वहाँ के नैतिक आचरण, नैतिक पर बात की जाएगी। जैसे कि अगर कोई ऐसे साहित्य पर पीएचडी कर रहा है, राम, मतलब भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति में राम, ये मान के चलो उसका टॉपिक है। अब देखिएगा व्यवहारिक शोध से क्या करना होगा, वहां की संस्कृति का उसको इतिहास पढ़ना होगा और इतिहास के साथ साथ वहाँ की संस्कृति का अनुभव भी करें कि वहाँ पर राम की व्याख्या कैसे की गई है, अथवा इस्लाम राम है, और या अन्य संस्कृतियों में, जैन संस्कृति में राम, बौद्धों में राम, और यूं कहना चाहिए उसको हम प्रादेशिक स्तर पे भी बांट सकते हैं कि जैसे विदेशों में, विदेशी संस्कृति में राम, तो अलग अलग, जैसे कि जर्मन में भी, श्रीलंका में भी अ, राम इत्यादि का वर्णन है, नेपाल में भी राम, उनकी चरित्र पर वर्णन कर सकते हैं। तो ये व्यवहारिक शोध है और एक प्रकार का व्यवहारिक उद्देश्य की जो प्रतिपूर्ति करता है। संघर्ष अगर देखा जाए तो भारतीय महिलाओं का संघर्ष और पाश्चात्य महिलाओं का संघर्ष, अब उनका पारिवारिक संघर्ष भी हो सकता है, राजनीतिक संघर्ष के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, अथवा उनका मानसिक संघर्ष क्या है, उनकी मानसिक वेदनाएं कौन कौन सी है, इस पर भी शोध, अगर ऐसा शोध करते हैं, ऐसे इस विषय पर आधारित करके शोध, तो हमें एक उम्र के हिसाब से भी, जैसे 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष की महिलाओं का, स्त्रियों का, कन्याओं का वर्णन, और इसके अलावा हम अगर देखेंगे तो उसको उम्र वाइज, कैटेगरीज वाइज हम उसको कर सकते हैं। आदिवासी महिलाएं, एसटी, एससी, ओबीसी आदि जो अभी कैटेगरीज बन गई हैं, तो उनके आधार पर भी हम उनके संघर्ष का, उनके नैतिक मूल्यों का वर्णन कर सकते हैं, उनकी दयनीयता का, उच्चता का भी वर्णन कर सकते हैं। तो जो व्यवहारिक शोध है, व्यवहारिक शोध इसी प्रकार के शोध करता है। आधुनिकीकरण, जैसे कि अ, वर्तमान में हम देख रहे हैं महिलाओं की आधुनिक काल में
महिलाओं की स्थिति, इस पर भी हम वर्णन कर सकते हैं। प्राचीन काल में क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता की प्राप्ति के पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता के बाद का और स्वतंत्रता के पहले का में जो आधुनिकीकरण हुआ है उसका वर्णन, नगरीकरण, नगरीकरण पे वर्णन कर सकते हैं कि व्यवहारिक शोध के अंतर्गत जो व्यवहारिक वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में जो गतिविधियां चल रही हैं उनका, या प्राचीन साहित्य की वर्तमान साहित्य में उपादेयता जो है, उस उपादेयता को लेकर के भी हम कार्य कर सकते हैं। जैसे नीति वाक्य है, जीवन मूल्य, वर्तमान में हम देखें नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति में प्राचीन ज्ञान की परंपरा को बंद किया, तो ये एक प्रकार का व्यवहारिक ही उद्देश्य की पूर्ति तो है एनईपी। इससे ये सिद्ध हो रहा है, नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो आई है 2020 वाली, उसमें क्या किया है कि प्राचीन जो ज्ञान परंपरा थी, उस ज्ञान परंपरा को, ज्ञान संपदा को क्या किया है, व्यवहारिक शोध में कनेक्ट किया गया है। और वह जो शोध है, वह शोध हमारे वर्तमान समय की उपादेयता, जैसे योग शास्त्र, योग शास्त्र की वर्तमान में हम देख रहे हैं, योग में नई प्रवृत्तियां हुई हैं, जैसे कि भावना योग का मुनि प्रमाण सागर, और अर्हम योग मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, तो इन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को बताया, नई धारणा को जन्म दी। तो ये वर्तमान में ये व्यवहारिक शोध है, इन पर शोध होना चाहिए। भावना योग है, अर्हम योग है, और इसके अतिरिक्त भावना योग का तो 8वीं शताब्दी में भी उल्लेख मिलता है, और अर्हम योग बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। तो इस इन कॉन्सेप्ट पर जो नए नए कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं, उन नए नए कॉन्सेप्ट पर जो व्यवहारिक शोध हो रहे हैं, कि भावना योग का या अर्हम योग का, और भी एक दो योगों का सुनने में और आया कि उन्होंने अपने अपने नए नए सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। मुनि प्रणम्य सागर जी ने तो अर्हम अष्टांग योग नामक ग्रंथ, अर्हम अष्टांग योग नामक ग्रंथ भी लिख दिया, और संस्कृत में लिखा, और जिसमें ध्यान के बारे में बड़ा विशिष्ट वर्णन किया गया। तो ध्यान की विशिष्ट उपादेयता, ध्यान में के माध्यम से रोगों का निवारण या वर्तमान जीवन में उनके स्वास्थ्य प्रबंधन, और अर्हम अष्टांग योग अ, की एक ऐसे विषय बना करके भी हम कार्य कर सकते हैं। अर्हम अष्टांग योग या जो जो योग है, उनमें व्याकरणिक जो तथ्य आए हैं पर भी शोध कार्य संपन्न हो सकता है। और हमारे व्यक्तिगत दैनिक दिनचर्या और ध्यान, इस पर भी कार्य हो सकता है। ये वर्तमान की व्यवहारिक चीजें हैं, और वर्तमान में जो चल रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य को केंद्र में रखते प्राचीन जो साहित्य है, अर्वाचीन साहित्य जो भी है, उस पर व्यवहारिक शोध, मेडिटेशन पर, अ, महिलाओं की स्थितियों पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जो वर्तमान के नए नए कंटेंट्स हैं, जो हमारी प्राचीन विधा थी उसको नवीन तरीके से प्रस्तुत करने का जो व्यवहारिक ज्ञान है, वही तो व्यवहारिक शोध का उद्देश्य है। कि इसमें, इसके बाद सामाजिक समस्याओं का वर्णन, जाति प्रथा, अ, सती प्रथा, और पिशाच प्रथा, देवदासी प्रथा, और भी ऐसी कई प्रथाएं हैं जो वर्तमान में आप कई प्रांत भारत देश के ही कई जगहों पर जाएंगे जहां पर दुष्प्रथाएं हैं, जो जिनका प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ता है। बच्चों से संबंधित प्रथाएं, महिलाओं से संबंधित प्रथाएं, पुरुषों से संबंधित प्रथाएं हैं। अभी मैंने एक आलेख पढ़ा था कि एक ऐसा गांव भी है जहाँ केवल महिलाएं महिलाएं ही रहती हैं। तो ये वहाँ की प्रथा है, कोई विदेश का कोई आलेख में पढ़ रहा था, तो विदेशी कोई गांव है, शहर है, जो भी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ केवल महिलाएं ही रहती, और वहाँ कोई भी पुरुष नहीं रह सकता। इवन उस लेख में ये बताया गया, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, उस पर आपको मिल जाएगा
कि केवल महिलाएं महिलाएं ही जा रहे हैं। ऐसा कोई शोध पत्र था, मैंने पढ़ा था। तो वहाँ महिलाएं महिलाएं ही रहती हैं केवल और केवल। जैसे संतान की प्राप्ति भी होती है तो वो उस क्षेत्र से बाहर जाती है और संतान की प्राप्ति करती हैं। और उसके बाद जो संतान होती है, जब तक उसका पालन नहीं हो जाता, एक लेवल तक नहीं आ जाते, अगर लड़का होता है तो उसके लिए वो अपने उस गांव से शहर से अलग कर देते हैं, वो वहां नहीं रह सकता। लड़की होगी तो वो रहेगी साथ में। तो ऐसी कुछ प्रथाएं हैं वहाँ, जो भी जिसका उसका जो भी कारण हो, नहीं मालूम हमें वो क्यों है। तो इस पर भी शोध आप कर सकते हैं, वर्तमान परिवेश की शोध है। कोई एक ऐसा गांव भी है जहाँ केवल पुरुषों के एक आश्रम कुछ ऐसा है जहाँ केवल वहाँ महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसे बहुत सारे जैसे वैवाहिक जीवन से संबंधित कई प्रथाएं अलग अलग प्रांतों में अलग अलग चलती हैं। तो कुछ कुप्रथाएं हैं जो चल गई, प्रचलित हो गई, और आज उनकी उपादेयता नहीं है। और कई प्रथाएं ऐसी है, कहना चाहिए कई परंपराएं हैं तो जिनकी उपादेयता आज भी है। प्राचीन काल की, जैसे गुरु शिष्य की परंपरा थी। आजकल क्या करते हैं, हाथ मिलाने की, सेकेंड करने की परंपरा है। लेकिन पहले प्रणाम की संस्कृति थी, नमस्कार की संस्कृति थी। तो उस संस्कृति को लेकर के हम वर्तमान जीवन में उसकी उपादेयता। अब आपने देखा कि कोरोना काल में लोग एक दूसरे को छूना, तो दूर दूर एक दूसरे व्यक्ति से दूर रहना, उनको स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी, WHO ने, कि आप स्पर्श नहीं कर सकते, आप छुए ना, आप श्वास इत्यादि का संपर्क ना हो। तो ये सारी चीजें उस कोरोना काल में हुई। अब देखिएगा उस कोरोना काल में जो एक दूसरे के स्पर्श का था, तो वो प्रणाम की संस्कृति की महात्मा हमें पता चला, उसकी विशेषताएं चली कि देखिए कि ये कारण क्यों था। जल छान करके पानी पीने की परंपरा, जो जल छान करके पानी पीते हैं, गर्म करके प्राशुक करके जल पीते हैं। तो उस पर भी आप जल जल गालन पर श्रावकों का जो चरित्र है, श्रावकों का जो आचरण है, उस आचरण को आप वर्तमान जीवन में उपादेयता पर काम कर सकते हैं। व्यवहारिक उद्देश्य हैं शोध के। सामाजिक नियंत्रण की बात करें तो कहीं कहीं निरंकुश शासन थे, तो निरंकुश शासन से और वर्तमान की दंड संहिता और धर्म शास्त्रों की दंड संहिता पर भी आप कार्य कर सकते हैं। जैसे अहिंसा व्रत अगर किसी को स्वीकार कर लेता, अहिंसा को स्वीकार करता है, अपराध नहीं। सत्य को स्वीकार करता है, झूठ नहीं बोला जाएगा तो अपराध नहीं। और असत्य बोलने का दंड क्या था, और वर्तमान जीवन में वर्तमान जो शासन है, संविधान है, उसमें इसका दंड क्या है। इसके बाद चोरी करने का प्राचीन काल में क्या दंड था, वर्तमान जीवन में क्या दंड है, कौन कौन सी धाराएं हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य आदि, जैसे पर स्त्री का सेवन कर लेने पर कौन सा दंड था, अपहरण करने पर कौन कौन से दंड थे, और वर्तमान में क्या क्या दंड है। जो वर्तमान में अपराध देख रहे हैं, ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें भी कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जिनको व्यवहारिक शोध में हम ले सकते हैं। जैसे महिला हिंसा, स्त्रियों के ऊपर हिंसा होती है, तो इस प्रकार की हिंसा पर, अपराधों पर, जैसे कि अ, नशा पर, जो वर्तमान की समसामयिक चल रही है परिस्थितियां, उन परिस्थितियों पर व्यवहारिक चिंतन देना, व्यवहारिक शोध करना, ये व्यवहारिक उद्देश्य ही तो है मुख्य रूप से। तो आज हमने उद्देश्यों के बारे में ये चीज जानी कि शोध के जो उद्देश्य होते हैं उन्हें हम रिवीजन कर लेते हैं। नवीन तथ्यों की खोज करना और तथ्यों का वर्गीकरण करना, नवीन तथ्यों की खोज के साथ साथ पुराने तथ्यों का मूल्यांकन, उनकी जांच करना भी इसका उद्देश्य है। और किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन करके समस्याओं का निदान करना, किसी सिद्धांत के अनुक्रमों, पारस्परिक संबंधों, किसी घटना घटना विशेष को जानना और उनके सह संबंधों की जानकारी करना, ये मुख्य है। और शोध के जो मुख्य उद्देश्य हैं, सैद्धांतिक उद्देश्य हैं, सत्यात्मक हैं, तथ्यात्मक हैं और व्यवहारिक उद्देश्य हैं। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अगर हम देखें
तो उन उद्देश्यों को हम अगर देखते हैं तो इससे हमें ज्ञात हो जाता है कि शोध जो है इन उद्देश्यों से सहित होता है, निहित होता है उद्देश्य। इसलिए हमारे लिए इन उद्देश्यों का पालन करना अनिवार्य है, और उद्देश्यों को समझे बिना आप शोध में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप लोगों को समझ में आया आज कि कौन कौन से उद्देश्य हैं? सबको समझ में आ गया? हाँ हम्म? जी, तो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया आ गया। आ गया ना? तो इन उद्देश्यों से आपको काफी जानकारी मिली होगी कि किस प्रकार के शोध हो सकते हैं, क्या क्या विषय बन सकते हैं, और शोध की दृष्टि क्या हो सकती है। रिसर्च करने के जो व्यूज हैं, वो व्यूज कौन कौन से व्यूज कौन कौन से हो सकते हैं रिसर्च के। तो वो रिसर्च के जो व्यूज हैं, उन व्यूज को हमें जानना है, समझना है, क्योंकि दृष्टि ही है शोध। शोध एक दर्शन है, शोध एक समाज है, शोध एक संस्कृति है, शोध समस्याओं का निदान है, शोध कहना चाहिए कि सामाजिक व्यवहारों का ज्ञान आपको देता है, क्या क्या व्यवहार चलते हैं। और कल की कक्षा में हम अगली कक्षा में हम जानेंगे अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से आज हमने ये जाना, समझा। तो शोध के विषय में हम और आगे चर्चा करेंगे, शोध के प्रकारों को भी हम जानेंगे और समझेंगे।